अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम टॉपिक 10.2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर। वो कौन कौन से हैं? मैस ऑफ द सब्सटेंस, चेंज ऑफ द टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। तीनों समझाता हूँ। कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल। अगर आपने किसी मटेरियल को हीट करना है ना, तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन, मैस ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए, लेट सपोज मेरे पास एक चीज़ है और वो 1 kg की मैस रखता है। ठीक है, उसका मैस 1 kg। और वही चीज़, लेट सपोज अगर ये आयरन है तो दूसरा भी आयरन ही होगा, यानी वही चीज़, और वो है 5 kg। ठीक है, अब मुझे बताएं, मैंने दोनों को इक्वली हीट देनी है। लेट सपोज इन दोनों का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। मुझे दोनों का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस करना है। तो किस को मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, 1 kg को या 5 kg को? 5 kg बड़ा मैस है तो उसको हीट भी ज़्यादा चाहिए। तो पहली चीज़ प्रूव हो गई कि मैस ऑफ द सब्सटेंस से हमें पता लगेगा कितनी हीट एनर्जी देनी है। जिस कदर का मैस होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर टू है चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ। आपके पास कोई चीज़ है दैट इज़ 1 kg, और दूसरी चीज़ भी कितनी है, 1 kg। अब आपने क्या करना है, कि ये पहली चीज़ का जो टेम्परेचर है ना, वो 15 से 16 करना है, यानी एक टेम्परेचर बढ़ाना है। और ये जो दूसरी चीज़ है इसका टेम्परेचर 15 से 20 करना है, यानी 5 टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मुझे बताएं, पहली में हीट ज़्यादा आएगी या दूसरी में? तो आपका आंसर होना चाहिए दूसरी में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और पहली में टेम्परेचर मुझे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी एनर्जी कितनी चाहिए, हीट एनर्जी डिपेंड करता है कि आपने कितना टेम्परेचर में चेंज लाना है। अगर टेम्परेचर में चेंज थोड़ा लाएंगे तो थोड़ी हीट चाहिए, और अगर टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाएंगे तो फिर ज़्यादा हीट चाहिए। नंबर थ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नेचर ऑफ द मटीरियल। मटीरियल कैसा है? मैं एक और मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे एक मटीरियल है बच्चे, दैट इज़ आयरन। ठीक है, और एक मटेरियल है फॉर एग्जांपल कॉपर। आपके ख्याल में दोनों को सेम हीट चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि आयरन की अपनी एक नेचर है और कॉपर की अपनी एक नेचर है। नेचर से मुराद होता है कि उनके अंदर जो एटम्स मौजूद है ना, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो किस तरह के हैं, वो हीट के लिए क्या अवेलेबिलिटी रखते हैं, यानी वो हीट को कितना जज़ब कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करने से हम हीट एनर्जी चेंज हो जाती है हमारी। ठीक है, कि कितनी हीट चाहिए वो चेंज हो जाता है। तो दोबारा देख लें, कितनी हीट चाहिए। अगर किसी मटेरियल को हीट करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर। नंबर वन, मैस के ऊपर। आपके पास मैस छोटा होगा तो फिर उसको हीट करने के लिए थोड़ी हीट एनर्जी चाहिए होगी, और अगर मैस ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा हीट चाहिए होगी। अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हीट एनर्जी क्यू होती है, ये बात याद रखनी है। हीट एनर्जी को हम क्यू से मेंशन करते हैं। बच्चे, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस होती है। ये बात तो हमने देखा ना, कि अगर मैस थोड़ा है तो हीट एनर्जी थोड़ी चाहिए ना। आप ऐसी मिसाल ले लो, आपने घर में 1 kg मिल्क यानी दूध उबालना है। मिल्क कितना है, 1 kg। तो आप उसको थोड़ी हीट दोगे। लेकिन अगर यही 5 किलो मिल्क उबालेंगे तो आप उसको ज़्यादा हीट देंगे। तो इसका मतलब हीट एनर्जी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस होती है। ठीक है, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। आगे देखें ऊपर, दूसरा पॉइंट है चेंज ऑफ द टेम्परेचर, यानी हीट एनर्जी डिपेंड करती है कि कितना टेम्परेचर चेंज करना है। तो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्वेश्चन नंबर 2।
चेंज इन टेम्परेचर के मैं समझा चुका हूँ। अगर मान लें आपको मिल्क का टेम्परेचर 15 से 16 करना है, कितना चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। थोड़ा टेम्परेचर चेंज करने पे थोड़ी हीट। लेकिन अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्यू हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये दो फैक्टर्स है। जो तीसरा है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये फैक्टर काउंट मतलब कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये जस्ट डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 इक्वेशन और 2 को कंबाइन कर देंगे। सो ये बन जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M पहली इक्वेशन में है और डेल्टा T दूसरी इक्वेशन में है। अब मैं क्या करूँगा, Q इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बच्चे मैं इक्वल में चेंज कर देता हूँ। जब मैं इसको इक्वल में चेंज करता हूँ तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना, और वो कांस्टेंट है बच्चे C। वो कांस्टेंट क्या है, C। और जो M डेल्टा T है वो तो हमने ऊपर से नीचे उतार दिया। तो यहाँ पे ये जो C है ना, C, दिस वन, दैट इज कॉल्ड, जो हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई, C कांस्टेंट ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, ये आगे आएगा डिटेल, मैं इसके भी डेफिनेशन अगेन नहीं बता रहा, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते। आगे कहता है कि सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हीट मोर इजीली देन अदर। यही है ना कि कुछ सब्सटेंस हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ थोड़ा लेट करते हैं। ये अगेन नेचर ऑफ द मटेरियल पे आ जाता है कि मटेरियल कैसा है, वो हीट को जल्दी जज़ब करेगा या लेट करेगा। फॉर एग्जांपल, हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आपके पास पानी है 1 किलो और आपने उसका जितना भी टेम्परेचर है ना उसका 1 बढ़ाना है। वही मिसाल हो गई कि अगर 15 है तो 1 बढ़ा के उसको 16 करना है। ठीक है, रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो वाटर के केस में आपको ये काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए देन हीटिंग 1 kg अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। इस बात को समझ लेते हैं। देखें, कह रहा है कि एक साइड पे आपके पास है वाटर और दूसरी साइड पे आपके पास है अल्कोहल। दोनों की सेम अमाउंट लेते हैं और वो अमाउंट 1 kg दोनों की मैं ले लेता हूँ। तो इधर भी 1 kg और इधर भी 1 kg। अब दोनों की सेम अमाउंट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। लेट सपोज इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और 6 डिग्री सेल्सियस मुझे करना है। इधर भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब सेम अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ाना है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। पानी के केस में यही काम करने में ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। अल्कोहल के केस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी हीट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब आपको कितनी हीट देनी है डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। जैसा कि वाटर के केस में ये हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, अल्कोहल थोड़ी हीट जज़ब कर लेता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये जो फार्मूला है ये मैंने पहले आपको समझा दिया, दैट इज़ Q इज इक्वल टू M मैस है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और C क्या चीज़ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए Q हीट एनर्जी, M मैस है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर और C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की क्या डेफिनेशन है, आइए पहले ये समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, मैं मिसाल के तौर पे वाटर ले लेता हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका कोई एक टेम्परेचर होगा ना, लेट सपोज पानी पड़ा है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 11 करना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर चेंज करना है, जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की बात कर लो। मान लो टेम्परेचर है 273 केल्विन। ठीक है, और आपको टेम्परेचर चेंज करना है एक केल्विन, तो वो बन जाएगा 274 केल्विन। यानी कहने की बात है कि अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना हो या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना हो। ठीक है, और एक और शर्त है, एक और शर्त है कि वो जो वाटर ले रहे हो ना उसका मैस 1 kg हो, यानी 1 किलो पानी ले लो
1 किलो पानी ले लो और उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है। अब बच्चे आपको पता है ना कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, मुझे जाना है 11 पे, इंक्रीज़ करना है ना, चेंज करना है, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे हीट देनी है। इसी हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट, हीट एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी है नीडेड, जो चाहिए होती है किस चीज़ के लिए, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। आप 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो ये बात प्रूव हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि वाटर का पहली बात मैस लेना है कितना, 1 kg, और उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दो बातें नहीं छोड़नी। नंबर 1, उस चीज़ का मैस 1 kg फिक्स है और उसका टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 1 सेल्सियस या 1 केल्विन। ये काम करने के लिए जो हीट चाहिए उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जाउल पर केजी पर केल्विन। तो ये एमसीक्यूज है कि एसआई यूनिट है जाउल पर केजी पर केल्विन, किसका, सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कैसे निकला है हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी यूनिट कैलकुलेशन। देखें पीछे मैं एक फार्मूला बता के आया हूँ, Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है। अब मुझे इस C का यूनिट निकालना है ना, तो M और T इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको उधर लेके डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा Q ओवर M और डेल्टा T मैं इधर ले आया और उस साइड पे बच गया जस्ट C। अब मुझे C का यूनिट चाहिए ना, तो ऊपर Q है, आपको पता है ना Q क्या चीज़ है, हीट एनर्जी, ये एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट तो बच्चे जाउल होता है। तो Q हीट एनर्जी है और उसका यूनिट क्या है, जाउल, डिवाइडेड बाय नीचे पहली चीज़ है मैस, और मैस का SI यूनिट क्या होता है, kg। ठीक है। साथ में डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर है। आप मुझे टेम्परेचर का SI यूनिट बताएं। अगर आपके जहन में सेल्सियस आ रहा है ना तो आंसर इज रॉन्ग। टेम्परेचर का केल्विन होता है SI यूनिट, तो ये किसका यूनिट आएगा, C यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना kg और K यानी केल्विन, इनको ऊपर ले जाए, तो ऊपर है जाउल ये वाला, kg ऊपर आके पावर उसके -1 यानी पर kg हो जाएगा, और केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा। ऊपर भी मैंने ये लिखा है ना, जाउल पर kg पर केल्विन। So joule per kg per Kelvin is the SI unit of specific heat capacity C। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास दो छोटे टॉपिक्स हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड देन हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द हीट एनर्जी, वही डेफिनेशन है कि वो हीट एनर्जी नीडेड जो चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। 1 किलो का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए हम उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये वही डेफिनेशन उसने रिपीट कर दी। नाउ कह रहा है मटीरियल्स विद द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा से मुराद है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। ठीक है, जैसा कि लकड़ी, वुड एंड रबर। तो आप देखते हो कि लकड़ी जो है ना वो बहुत देर बाद गर्म होती है, उसका टेम्परेचर चेंज करना बड़ा मुश्किल है, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है। रबर जो होती है वो भी सेम बिहेवियर रखती है। तो वुड एंड रबर रिक्वायर मोर हीट, इनको ज़्यादा हीट चाहिए टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब इसे फ़ायदा क्या है, मेकिंग देम यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन,
यूटेंसिल्स क्या मतलब होता है? बर्तन। कुकिंग यानी जो घरों में कुकिंग के लिए बर्तन यूज़ होते हैं, एंड थर्मल इंसुलेशन। अब मैंने यहाँ पे ना एक केटल बनाई है, ये क्या है? केटल। बच्चे केटल के ऊपर या अक्सर बर्तनों के ऊपर ये वाली चीज़ जो है ना, सॉरी येलो से शायद नज़र नहीं आ रहा, ये ऊपर जो हैंडल होता है ना, ये अक्सर वुड का बना होता है, अक्सर वुड का बना होता है, जबकि जो नीचे केटल होती है ये किसी ना किसी मेटल की बनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हैंडल होता है वो वुड का बना होता है, उससे हमने पकड़ना होता है। क्या आप चाहते हो कि हैंडल गर्म हो? आंसर इज़ नो। हम नहीं चाहते कि हैंडल गर्म हो, तो हमें फिर ऐसा मटेरियल यूज़ करना था जो जल्दी गर्म ना हो। तो हमने देखा ना कि वुड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होती, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए। लिहाजा अक्सर बर्तनों में ये जो हैंडल होता है ये वुड का बना होता है, और वुड या रबड़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ज़्यादा होती है, यानी इनको गर्म होने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो बाकी सारी केटल है जिसमें हमने अपना जो चीज़ है वो गर्म करनी है या पकानी है, वो किसी ना किसी मेटल की बनी होगी, और मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, यानी मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, कम हीट की वजह से वो थोड़ी सी हीट पर गर्म हो जाता है, और हमें यही तो चाहिए कि ये जल्दी गर्म हो और अंदर जो चीज़ है ना वो जल्दी पक कर तैयार हो जाए। ठीक है, आई होप समझ आई होगी। आगे चलते हैं। कहता है ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जानिब मेटल्स, मैंने वही बात मेटल्स की लाइक द स्टील एंड कॉपर, ये मिसाल है मेटल की, दे हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। अब इससे क्या होगा? दे हीट अप, वो गर्म हो जाते हैं, एंड कूल डाउन, और ठंडे भी हो जाते हैं क्विकली, यानी जल्दी से। मतलब वो थोड़ी सी हीट के ऊपर गर्म भी हो जाएंगे और वो हीट जल्दी निकाल भी देंगे और ठंडे भी हो जाएंगे। सो दे आर यूज इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, तो हम इनको कुकिंग आइटम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि केटल्स हो गए। इवन के रेडिएटर्स और हीट इंजन में भी हम यूज़ करते हैं। तो अगेन ये केटल है, और ये केटल का सारा पोर्शन किससे मिलके बना होगा? मेटल के साथ बचो। तो मेटल जल्दी गर्म हो जाता है ना, जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो चीज़ है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी और वो पक जाएगी। जबकि ऊपर वाला जो हैंडल होगा वो वुड के साथ बना होगा, और वुड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है इसका मतलब वुड बहुत सारी हीट को जज़ब करती है, तब जाके गर्म हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा हमारे लिए सेफ रहेगा, हम इसको ईजिली पकड़ सकते हैं। अब ये रेडिएटर क्या है? रेडिएटर की एक टाइप गाड़ियों में, कार्स में यूज़ होती है, और इसका मकसद भला क्या होता है? इंजन को ठंडा करना, इंजन को ठंडा यानी कूल डाउन करना। जब इंजन बहुत गर्म हो जाए तो रेडिएटर का यूज़ होता है उसको ठंडा करने के लिए। ये बना हुआ है एक अदद रेडिएटर। ठीक है, अब देखें ना, रेडिएटर मेटल का बना होता है। जब मेटल है तो ये इंजन की हीट बड़ी जल्दी अपने अंदर जज़ब कर देता है। दोबारा सुने, इंजन के साथ ये काम करेगा, और इंजन में जो हीट पैदा होगी वो इंजन के लिए नुकसानदेह होगी ना, तो साथ हमने रेडिएटर लगाया होता है। क्योंकि रेडिएटर मेटल है, सॉरी मेटल, तो ये इंजन की हीट बहुत जल्दी जज़ब कर लेता है, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उसने जल्दी से हीट जज़ब कर लेनी है और ख़ुद गर्म हो जाना है, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो बच जाता है। सिमिलरली हीट इंजन में ये बात मैं कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। मैंने बताया ना कि हम सॉलिड पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उसकी दो मिसालें देख ली, और अब हम लिक्विड पढ़ते हैं। कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब ये भी डेफिनेशन सेम है कि ये वो हीट एनर्जी है नीडेड जो चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द लिक्विड। आप 1 kg लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इसके लिए जो हीट चाहिए वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे देखें, कह रहा है कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। तो ये तो हमें पता है ना कि डिफरेंट लिक्विड की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे शुरू में मैंने मिसाल दी, एक वाटर हमने एक तरफ लिया और एक अल्कोहल। मुझे बताएं किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी? याद है हमने वाटर की बात की थी शुरू में,
तो हर लिक्विड की अपनी नेचर होती है और नेचर के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड द एबिलिटी टू स्टोर हीट। तो ये बेस करती है मोलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से हीट को जज़ब करते हैं और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स किस तरह से हीट को जज़ब करते हैं। और इस एबिलिटी के ऊपर हम देखते हैं कि वाटर या कोई भी लिक्विड है उसकी अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। आगे देखें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज़ वाटर। हम अक्सर पानी की बात करेंगे, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे और बच्चे वो बहुत हाई होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कितनी होती है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यानी अगर पानी का 1 केजी लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, जितना भी हो, लेट्स सपोज पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और आपने बढ़ा के 21 डिग्री सेल्सियस कर दी, कितना चेंज करना है? जस्ट 1। तो आपको 4200 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो पानी की अक्सर हम बात करेंगे, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हाईएस्ट वैल्यू है। आगे देखते हैं, दिस मीन्स, इसका मतलब है कि वाटर कैन एब्जॉर्ब, पानी जज़ब कर सकता है, एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, पानी में बहुत सारी हीट जज़ब हो जाती है और वो हमने देखी है ना, 4200 जूल है, छोटी वैल्यू नहीं है, ठीक है। विद ओनली स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज, स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज कितना है? जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है जो पानी के अंदर स्टोर हो जाती है, तो पानी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, because of this property water is widely used in the cooling systems, heating system, ठीक है। तो पानी को हम कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ये आगे आएगा, आज ही हम पढ़ेंगे, तो उसमें कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम में पानी का इस्तेमाल आपको समझ आ जाएगी। एंड एज द नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, और पानी को हम टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर भी काम करते हैं क्योंकि टेम्परेचर को स्टेबल कर देता है, ठीक है। बहुत जल्दी ना तो गर्म होता है ना तो ठंडा होता है, क्योंकि 4200 हीट है ना, 4200 जूल। तो अगर इसको गर्म होना है, इसको 4200 हीट चाहिए, और अगर इसको ठंडा होना है, इसको ये हीट निकालनी है। तो इतनी हीट फ़ौरन से जज़ब नहीं होती और फ़ौरन से निकाली भी नहीं जाती। इसका मतलब ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है, ठीक है। यानी स्लो स्लो चीज़ों को गर्म और ठंडा करता है, हम इसको टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अदर लिक्विड, जबकि दूसरे लिक्विड जैसा कि अल्कोहल और मरकरी, दे हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी के मुकाबले इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। मीनिंग, इसका मतलब है दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली, तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाएंगे देन वाटर। पानी की निस्बत पानी गर्म भी लेट होता है और पानी ठंडा भी लेट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हमने देखा ना वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4200, और ये हमें पता है ये लार्ज है। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं या क्या क्या यूज़ हैं, आइए हम उसको समझते हैं। कहता है कि लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन, यानी जो समुंदर वगैरह है ना, इतने बड़े वाटर बॉडीज़, ठीक है, और लेक्स यानी झीलें वगैरह, दे एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे। तो जब दिन के वक्त सूरज होता है तो सूरज की जो हीट होती है वो ये बड़ी बॉडीज़ जज़ब कर लेती, क्योंकि इनमें पानी भरा होता है ना, एंड रिलीज इट स्लोली एट द नाइट, और रात के वक्त यही हीट वो रिलीज़ करवाते हैं स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है ना, तो स्लो काम होगा, यानी फ़ौरन से हीट को जज़ब करना या रिमूव करना नहीं पॉसिबल। प्रिवेंटिंग, इससे बचत हो जाती है। ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज, ड्रास्टिक कहते हैं बहुत ज़्यादा यानी शदीद, तो इससे शदीद टेम्परेचर का जो चेंज है वो बच जाता है।
और आपको पता है ना शदीद टेम्परेचर का चेंज नुकसानदेह होता है, यानी फ़ौरन से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्वाटिक लाइफ भी होती है। एक्वाटिक लाइफ यानी समुंदर में रहने वाले जानदार, ठीक है, तो उनकी बॉडी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सरवाइव करना है उन्होंने। तो अगर ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होता है, यानी फ़ौरन से टेम्परेचर कम हो जाना या फ़ौरन से टेम्परेचर बढ़ जाना, तो इससे एक्वाटिक लाइफ की डेथ के चांसेस हैं। लेकिन पानी की वजह से पानी जो है वो स्लोली टेम्परेचर को चेंज करवाता है, लिहाजा उनकी जो बॉडीज़ हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, वो ज़िंदा रह लेते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट इज़ वाई कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरिया कहते हैं साहली इलाकों को। साहली इलाके जिनमें कोई ना कोई समुंदर हो या कोई ना कोई झील हो, यानी कोई ना कोई वाटर बॉडी हो ना जिस इलाकों में, हम उसको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। कहता है दैट इज़ वाई कोस्टल एरियाज़ हैव माइल्डर क्लाइमेट्स। माइल्डर कहते हैं हल्का, हल्का यानी शदीद नहीं, ठीक है, सॉफ्ट, सॉरी यहाँ पे सॉफ्ट नहीं, माइल्ड का मतलब है हल्का, ठीक है, लाइट लाइट। क्लाइमेट्स यानी मौसम, तो उनका मौसम नॉर्मल सा होता है, हल्का सा होता है, कंपेयर टू इनलैंड रीजन। इनलैंड का मतलब होता है ऐसे इलाके जिसमें समुंदर नहीं है, यानी जिनमें वाटर बॉडीज़ नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड रीजन। जैसा कि नॉर्मल जो शहर होते हैं जिनमें कोई समुंदर नहीं है, वो इनलैंड रीजन है, और कोस्टल एरियाज़ ऐसे शहर या ऐसे इलाके जिनमें कोई वाटर बॉडी है। तो कोस्टल एरियाज़ का जो क्लाइमेट होता है ना वो माइल्ड यानी लाइटर होता है, लाइट हल्का होता है, और कंपेयर करें इनलैंड से तो उनका इन्वायरमेंट शदीद होता है, यानी उनमें बहुत सर्दी आ जाती है और बहुत गर्मी भी जल्दी आ जाती है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, साहली इलाके, उनमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा शदीद चेंज नहीं होता। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि सिंस वाटर हैज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन जो ड्राई सोयल होती है ना उसकी कैपेसिटी सिर्फ 810 होती है। पानी की देखें कितनी ज़्यादा, 4200, और सोयल की 810। तो क्या होता है, सोयल हीट्स अप, सोयल गर्म हो जाती है 5 टाइम्स फास्टर देन द सेम मैस ऑफ द वाटर। देखिए ना, सोयल की कैपेसिटी जितनी है ना 810, वाटर की तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब सोयल 5 गुना जल्दी फास्टर हीट हो सकती है, और पानी की ज़्यादा हीट है तो पानी 5 गुना ज़्यादा हीट जज़ब करके हीट होगा। तो पानी का हीट होना स्लो है और सोयल का हीट होना फास्ट है, ठीक है, अंडर द सेम हीट। ओके, एज अ रिज़ल्ट अब क्या होता है कि जो लैंड टेम्परेचर है, यानी जो ज़मीन का टेम्परेचर है ना, वो राइज़ यानी बढ़ जाता है, एंड फॉल यानी कम हो जाता है मोर क्विकली। तो यही बात की कि जो ज़मीन है या सॉयल है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है देन द सी टेम्परेचर, यानी समुंदर के टेम्परेचर से, और समुंदर में पानी होता है, मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस लेस एक्सट्रीम इन द कोस्टल एरियाज़। ये वही बात होगी कि साहली इलाकों में, कोस्टल एरियाज़ में जो टेम्परेचर का चेंज होता है ना वो लेस एक्सट्रीम होता है, यानी इतना ज़्यादा शदीद नहीं होता, हल्का होता है। तो ये डायग्राम देखें, आपको पता है कि ये पानी यानी समुंदर है, और बाहर क्या होती है, सोयल होती है। तो सोयल की वाटर की सोयल की कैपेसिटी कितनी है, 810, और पानी की 4200। तो पानी जो है वो स्लो हीट होता है, और अगर हीट हो जाए तो स्लो कूल डाउन होगा, और जो ये सोयल है ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है, ऑल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। इससे हम क्या करते हैं, हीट को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी हीट अपने अंदर जज़ब करता है तो वो स्टोर हो जाएगी, एंड ट्रांसफरिंग हीट, हीट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अक्सर क्या करते हैं, कोई गर्म चीज़ होती है ना, हॉट ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हम पानी डालते हैं और उसको ठंडा करने के लिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो पानी के अंदर जज़ब हो रही है, तो यूं हीट यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा हीट को जज़ब कर सकता है। आगे कहता है कि इन ऑटोमोबाइल इंजन
गाड़ियों के इंजन में जो कूलिंग सिस्टम लगा होता है, गाड़ियों का जो इंजन होता है ना वो अक्सर हीट हो जाता है जब ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगा होता है और वो क्या करता है, यूजेस वाटर, वो पानी को इस्तेमाल करता है। किस लिए? टू एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट, कि वो इंजन की हीट को जज़ब करे यानी एब्जॉर्ब करे, और कैरी अवे यानी दूर ले जाए, इंजन की हीट को दूर ले जाए, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन, जो हीट इंजन में पैदा हुई है। इससे क्या होगा, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, आपने इसको समझना है गौर से, और फिर इसका टेक्स्ट जो है ना रीडिंग वो हम कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक इंजन है, इंजन के अंदर ये लगे हुए हैं सिलेंडर, ये वाला और ये वाला, और नीचे मेंशन है कि ये क्या है, सिलेंडर है, और ये एक पाइप है, ये सारी क्या है, पाइप्स हैं। ठीक है, पाइप्स के अंदर आपको ये एरो नज़र आ रहे हैं ऐसे करके, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, एरो के नीचे यहाँ पे देखें तो मेंशन किया हुआ है कि वाटर सर्कुलेट, यानी ये एरोज बता रहे हैं कि इन पाइप्स के अंदर पानी क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। ठीक है, और वाटर सर्कुलेट क्यों करता है, टू कूल द सिलेंडर। अब गौर से सुनिएगा, इस इंजन में ये जो सिलेंडर्स हैं, जाहिर है ये हीटअप हो जाएंगे जब आप इंजन को बार बार यूज़ करोगे या ज़्यादा यूज़ करोगे, तो इनके इर्द गिर्द ये पानी फ्लो कर रहा है, जब पानी फ्लो करेगा तो इनकी हीट पानी को एब्जॉर्ब कर, मतलब पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इनकी हीट किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस पानी को। अब पानी सारे सिलेंडर, यहाँ पे कुछ बने हैं, आगे भी सिलेंडर मेंशन है यहाँ पे, लेकिन वो हाफ है, तो ये सारा होके यहाँ पे बैक आ रहा है, यहाँ पे बैक आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये बैक आ रहा है, और यूँ ये पानी जो है वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है, और पानी जो है वो इस इंजन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे पानी ठंडा आ रहा है नीचे, और जब ये पानी इसकी इन दोनों की हीट जज़ब कर लेगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म, तो वही आगे जाएगा तो गर्म पानी आएगा ना, तो हमने तो हीट को बाहर निकालना है। तो इसके लिए एक न्यू स्टोरी है, मैं वो समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इंजन है, इंजन के अंदर ये वही वाले क्या लगे हुए हैं, सिलेंडर्स। तो यहाँ पे एक आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है और एक रेड कलर। ब्लू कलर का मतलब है ठंडा पानी और रेड कलर का मतलब है गर्म पानी। सो नीचे पहले हम ठंडा पानी प्रोवाइड करते हैं, वो इसकी हीट जज़ब करके गर्म हो जाता है, ठीक है, रेड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये गर्म पानी ना एक डिवाइस से गुजारना है जिसका नाम है थर्मोस्टेट, यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, थर्मोस्टेट दरअसल टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला एक डिवाइस है जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट। तो जो गर्म पानी होता है ना, पहले वो थर्मोस्टेट के अंदर चला जाता है, ठीक है, फिर उसको पाइप के ज़रिए हम, एक गाड़ियों में चीज़ है रेडिएटर, जो पहले भी मैंने मेंशन किया, तो पानी जो है वो रेडिएटर के अंदर चला जाता है। अब रेडिएटर में जब पानी जाता है ना, वहाँ पे ये वाला फ़ैन होता है, फ़ैन बाहर से ठंडी हवा को इस पानी के ऊपर ब्लो करवाता है। ठीक है, सो वो हवा जब इस गर्म पानी के ऊपर लगती है तो वो पानी की हीट को अपने साथ ले जाती है, और पानी अल्टीमेटली ठंडा हो जाता है, और वो नीचे लगे पाइप से दोबारा इधर जो है ना वो जाता है इंजन की तरफ, और यूं पानी जो है वो गर्म होता है, और फिर वही पानी ठंडा किया जाता है इस फ़ैन की मदद से। ठीक है, फ़ैन उस हीट को बाहर निकाल देगा, और जो ठंडा पानी किया उसने वो दोबारा से इंजन को ट्रांसफ़र कर देगा। यूं ये ऑपरेशन बार बार होता है, पानी गर्म और ठंडा होता है, और यूं हमारी इंजन की हीट निकल जाती है। ठीक है, ये भी सारा वही काम है। ये जो लगा हुआ है बच्चे, ये वो फ़ैन लगा हुआ है जो कि क्या करेगा, रेडिएटर से हीट को निकालेगा, ठीक है, पानी की हीट को, और ये वही थर्मोस्टेट लगा है, यानी इन सिलेंडर्स का जब हीट होगी ना, इनमें जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो गर्म पानी पहले थर्मोस्टेट से होगा, उसमें जाएगा, थर्मोस्टेट के बाद वो रेडिएटर में शिफ्ट हो जाएगा, और रेडिएटर के बाद वो दोबारा ठंडा होके अपना दोबारा से सिलेंडर इंजन के अंदर रन करना शुरू कर देगा, और ये सारा सिनेरियो रिपीट होगा। आइए पढ़ते हैं। कहता है कि सबसे पहले एक पंप होता है,
वो पंप क्या, इसका मैंने काम नहीं बताया, वो जो पंप होता है ना ये पानी को पंप करता है, पानी को प्रेशर के साथ इस सारे प्रोसेस में से गुजारता है। द पंप सर्कुलेट वाटर, पानी को सर्कुलेट करवाता है थ्रू द जैकेट। जैकेट ये इंजन की जैकेट ही है सारी, ये जो सारा प्रोसेस है या सारा स्ट्रक्चर जो है हम इसको इंजन की जैकेट कहते हैं, ठीक है। थ्रू जैकेट अराउंड द इंजन सिलेंडर, यानी इंजन सिलेंडर के बाहर का जो सारा पाइप लगे हुए हैं ना वो जैकेट कहलाती है। तो पानी इसमें क्या होता है, सर्कुलेट होता है, पानी इनमें से मूव कर रहा है, हमने देखा है। और कौन मूव करवा रहा है, एक पीछे पंप लगा होता है जो डायग्राम में नहीं बना। वेयर इट एब्जॉर्ब्स हीट, और यहाँ पे पानी क्या करता है, हीट को जज़ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि दिस हीटेड वाटर, अब ये जो गर्म पानी है ना ये फ्लो थ्रू थर्मोस्टेट, मैंने आपको बताया पहले ये किधर जाता है, थर्मोस्टेट के पास। और विच रेगुलेटेड मूवमेंट, थर्मोस्टेट आगे इसकी मूवमेंट करवाता है, किधर को, रेडिएटर, ठीक है, बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर। आगे देखते हैं, इफ़ द वाटर इज़ टू हॉट, अगर पानी बड़ा गर्म है तो थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है और अलोइंग उसको भेज देता है टू एंटर द रेडिएटर, और पानी थर्मोस्टेट से रेडिएटर में चला जाता है। इन द रेडिएटर, रेडिएटर के अंदर एक फ़ैन होता है, पंखा होता है ना, वो ड्रॉ इन का मतलब होता है अंदर लेकर आना, किस चीज़ को, आउटसाइड एयर, बाहर जो ठंडी हवा है वो फ़ैन, ये वाला फ़ैन अंदर लेके आएगा। और ये फ़ैन कहाँ पे होता है, रेडिएटर में होता है। विच कूल्स द वाटर, तो यही हवा पानी को ठंडा करने में काम करती है। पासिंग थ्रू इट, जो रेडिएटर में से पानी गुजर रहा है जो गर्म है उसको ठंडा किया जाता है। नाउ द कूल्ड वाटर, अब पानी ठंडा हो चुका है, देन रिटर्न्स टू द इंजन, हमने उसको दोबारा किधर भेजा था, इंजन के अंदर, टू एब्जॉर्ब मोर हीट, ताकि वो इंजन की जो नई पैदा की गई हीट है ना उसको भी एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इंजन ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है, तो वो मुसलसल हीट पैदा भी करेगा। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये काम बार बार होता है, ठीक है। अब प्रेशर रिलीज कैप, इसका भी जिक्र हमने नहीं किया ना, डायग्राम में है तो इसको समझते हैं। प्रेशर रिलीज कैप इंश्योर दैट द सिस्टम रिमेन्स सेफ बाय रिलीजिंग एक्सेस प्रेशर। तो देखें साथ में ना इस तरह एक कैप लगी होती है जिसका नाम होता है प्रेशर रिलीज कैप, प्रेशर रिलीज कैप। ये क्या करेगी, अगर जो पानी के साथ जो हीट है ना, हीटेड वाटर, अगर उस हीट का प्रेशर लिमिट से बढ़ता है, देखिए ना हीट क्या चीज़ है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो उस मॉलिक्यूल की एक प्रेशर होता है उन मॉलिक्यूल्स का, अगर वो प्रेशर लिमिट से बढ़ता है तो ये क्या होगा, नुकसानदेह होगा। तो ये वेल्व ओपन हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है यहाँ से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर के अंदर, और अगेन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स वाटर, इससे क्या होता है कि पानी को मदद मिलती है टू कैरी अवे इंजन हीट एफिशिएंटली, और वो इंजन की हीट को अच्छे तरीके से बाहर ले जाता है। प्रिवेंटिंग, और बचत हो जाती है किस चीज़ से, ओवर हीटिंग, इंजन की ओवर हीटिंग बच जाती है। एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस, और इंजन सही से काम करता है। ओके बच्चे, ये है हमारा आज का टॉपिक, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया।